स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। कल के वीडियो में बच्चों हमने 4.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दी थी और आज हम करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली 4.6। बच्चों इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेखिक समीकरण निकाय के बारे में। यानी आपको यहाँ पे कुछ रेखिक समीकरण दी जाएंगी, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है। आपको उस निकाय का हल ज्ञात करना है। तो रेखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने का मतलब वहाँ से जो चर राशियां हैं x, y और z उनकी वैल्यूज ज्ञात करना होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेखिक समीकरण निकाय। रेखिक समीकरण निकाय के अंतर्गत किस तरह की समीकरण आपके सामने आएगी, सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे कुछ समीकरण लिख रहा हूँ। a1x b1y प्लस c1z इक्वल्स टू में d1। यहाँ पर है a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल्स टू में d2। यहाँ पे है आपके पास a3x b3y, यहाँ पे आएगा c3z और यहाँ पर आएगा d3। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 3 चर राशियों x, y और z के अंदर 3 समीकरण आपको यहाँ पर दी गई है। बच्चों ये तीनों ही समीकरण जो है मिलके एक निकाय का निर्माण करती हैं और इसको हम बोलते हैं रेखिक समीकरण निकाय। बच्चों ये समीकरणों की संख्या 3 भी हो सकती है और ये 2 भी हो सकती है। अगर यहाँ पे 3 चर x, y, z यूज किए गए तो यहाँ पे समीकरणों की संख्या भी 3 होगी, और अगर यहाँ पे चर राशि 2 यूज की गई है, केवल x और y यूज की गई है, तो फिर यहाँ पे समीकरणों की संख्या केवल 2 होगी। बच्चों यहाँ पे रेखिक समीकरण निकाय जो है वो 2 रूपों में जाना जाता है। इसको समान रेखिक निकाय भी बोलते हैं और असमान रेखिक निकाय भी बोलते हैं। बच्चों असमान और समान कब बोलेंगे? अगर मैं यहाँ पर एक और समीकरण लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस में b3y प्लस में c3z बराबर में 0। तो बच्चों यहाँ पर भी ये रेखिक समीकरण निकाय है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वल्स टू में जो चर राशियाँ यूज की गई हैं, अचर राशियाँ जो यूज की गई है वो सारी की सारी शून्य है। तो इस केस के अंदर अचर राशि जो है वो किसके बराबर है? यहाँ पर 0 के बराबर है। और इस केस में जो अचर राशि यूज की गई है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो रेखिक समीकरण निकाय है ये कहलाता है असमान रेखिक समीकरण निकाय। और इस केस में बच्चों रेखिक समीकरण निकाय। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि समान रेखिक समीकरण निकाय और असमान रेखिक समीकरण निकाय के अंदर क्या डिफरेंस है। अब देखिए बच्चों हम बात करते हैं कि इसको सोल्व हम किस तरह से करेंगे, इसको सोल्व करने का यहाँ पे तरीका क्या होगा। देखिए बच्चों जब भी आपको सोल्व करना हो, चाहे वो समान हो या फिर वो असमान हो, आपको सबसे पहले उस समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप में लिखना होता है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस समीकरण निकाय को हल करने की विधि के बारे में। तो बच्चों इस समीकरण निकाय को हल करने की 2 विधियां जो है वो आपके सिलेबस में दी गई है। बच्चों पहली विधि जो है वो आपके पास है यहाँ पर क्रेमर विधि। कौन सी विधि है यहाँ पे? क्रेमर विधि। और दूसरी जो विधि यहाँ पर यूज करेंगे वो होगी आपकी आव्यूह विधि। आव्यूह विधि, क्रेमर विधि जो है इसका दूसरा नाम होता है बच्चों सारणिक विधि। क्या बोलते हैं इसको? सारणिक विधि। बच्चों लास्ट ईयर तक जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब वो क्रेमर विधि और आव्यूह विधि दोनों ही के क्वेश्चंस जो है आपकी प्रश्नावली में आते थे, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज होने के बाद आपकी प्रश्नावली में केवल आव्यूह विधि से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे केवल फिलहाल आव्यूह विधि के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपकी जो पूरी प्रश्नावली है 4.6 वो आव्यूह विधि के ऊपर ही आधारित है और इसी विधि के द्वारा आपको समीकरण निकाय को हल करना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आव्यूह विधि से हम इस समीकरण निकाय को कैसे हल करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी समीकरण निकाय जो होता है वो संगत या असंगत निकाय कब कहलाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि संगत निकाय क्या होता है
और असंगत निकाय क्या होता है? देखिए बच्चों, सबसे पहले जो समीकरण निकाय आपको दिया गया है, आप इसको आव्यूह के रूप में अरेंज करेंगे। आव्यूह के रूप में हम इसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे इसको हम 3 प्रकार के आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे। और 3 प्रकार के आव्यूह कौन कौन से होंगे? एक तो यहाँ पे चर राशि जो एक्स वाई जेड दे रखी है उसके गुणांकों का आव्यूह हो जाएगा, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का आव्यूह होगा। दूसरा आव्यूह जो है बच्चों वो चर राशि खुद का होगा, यानी कि एक्स वाई जेड का आव्यूह होगा। और जो तीसरा आव्यूह होगा वो अचर राशियों का होगा, जो बराबर में वैल्यूज दी गई है इनका आव्यूह होगा। तो बच्चों यहाँ पे अचर राशि जो आपको चर राशियां दी गई हैं, चर राशियों के गुणांकों का आव्यूह, चर राशियों के गुणांकों का जो आव्यूह है इसको मैं यहां पर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये आपको दे रखा है यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। चर राशियों का जो आव्यूह होता है बच्चों, चर राशियों का आव्यूह, यहां पे भी बच्चों हम चर राशियों की बात कर रहे हैं, चर राशियों के गुणांकों के आव्यूह की। और यहां पे चर राशियों का जो आव्यूह होगा उसको हम यहां x बराबर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर आपको दिया हुआ है x, y और z। उसके बाद में देखिए बच्चों अचर राशियों का आव्यूह, अचर राशियों का आव्यूह, अचर राशियों का आव्यूह। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? b से। और ये आव्यूह जो बराबर में अचर राशियां d1 d2 और d3 दी गई है उसको लेकर हम यहाँ पे स्तंभ आव्यूह के रूप में अचर आव्यूह b का निर्माण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस समीकरण निकाय से आप हमेशा 3 प्रकार के आव्यूहों की रचना करेंगे। पहला तो हो जाएगा चर राशियों के गुणांकों का आव्यूह, उसके बाद में आएगा चर राशियों का आव्यूह जिसको आप x से रिप्रेजेंट करेंगे, और तीसरा आएगा बच्चों यहाँ पे अचर राशियों का आव्यूह जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आप खुद देखिए कि यहाँ पर ये जो समीकरण निकाय है ये आव्यूह के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ax बराबर में b के रूप से। किस प्रकार से लिखेंगे? ax बराबर b के रूप से। कैसे? यहाँ पे जो आपको आव्यूह a दिया गया है बच्चों वो है आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और x का मतलब होता है यहाँ पे चर राशियों के आव्यूह से जो आपको एक स्तंभ आव्यूह दिया गया है x, y और z, और b होता है अचर राशियों का आव्यूह यानी कि d1 d2 और d3। बच्चों जब यहाँ पे इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए आप पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो आपके पास केवल एक ही अवयव आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। उसके बाद में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ पर आ जाएगा a2x प्लस में आएगा b2y प्लस में आएगा c2z। और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ पर आएगा a3x प्लस में b3y और यहाँ पर आएगा c3z। और बराबर में दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पर d1 d2 और d3। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों आव्यूह आपस में समान है। तो जब दो समान आव्यूहों के गुणधर्म का आप लोग यहाँ पे गुणधर्म का पालन करेंगे तो यहाँ पे संगत अवयवों को समान करेंगे, और जैसे आप संगत अवयवों को समान करेंगे तो वापस यही 3 समीकरण आपके सामने आएगी। तो बच्चों यहाँ पे इस दिए गए समीकरण निकाय को मैं कौन से रूप में व्यक्त कर सकता हूँ? ax बराबर b के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आव्यूह विधि लगाने से पहले आपको दिए गए समीकरण निकाय को किस रूप में बदलना होगा? ax बराबर b के रूप में बदलना होगा। जहाँ पे एक बार मैं फिर बता दूं कि आव्यूह a जो होता है वो चर राशि जो आपको x y z दी गई उनके गुणांकों के आव्यूह को बोलते हैं, और चर राशियों के आव्यूह को हम यहाँ पर x से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो b होता है बच्चों वो अचर राशियों का आव्यूह होता है। तो आप इन तीनों ही प्रकार के आव्यूहों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि आव्यूह विधि इस्तेमाल करते वक्त आपको इन तीनों ही आव्यूहों को यूज में लेना होता है, इसका इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब बात करते हैं कि जब एक बार हम इसको ax बराबर b के रूप में लिख देते हैं किसी भी समीकरण निकाय को, उसके बाद में उस समीकरण निकाय के संगत या असंगत होने के बारे में हम किस प्रकार से निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए बच्चों एक बार हम लोग यहाँ पे इस पूरे समीकरण निकाय को किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे? ax बराबर b के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे।
देखिए बच्चों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आव्यूह ए दिया गया है वो यहाँ पे जो चर राशि दी गई है उनके गुणांकों का आव्यूह होगा, यानी कि A1 B1 C1, यहाँ पर आएगा A2 B2 C2, ये हो जाएगा A3 B3 और C3। अब देखिए बच्चों, जब आप इस आव्यूह के सारणिक का मान निकालेंगे, पहले केस की अगर मैं बात करूं, जब आप इस आव्यूह के सारणिक का मान निकालेंगे और वो सारणिक का मान अगर 0 के बराबर नहीं आता है, तो बच्चों इस केस में जो आपका समीकरण निकाय है, इस केस में जो समीकरण निकाय है वो संगत समीकरण निकाय कहलाएगा, या फिर इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय निकाय। क्या बोलेंगे इसको? व्युत्क्रमणीय निकाय। तो बच्चों यहाँ पे जब आप आव्यूह ए एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हो और उसके बाद जब आप इसके सारणी का मान निकालोगे, तो अगर ये सारणी का मान 0 के बराबर होता है तो यहाँ पर समीकरण निकाय जो होता है वो संगत या फिर व्युत्क्रमणीय निकाय कहलाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा केस ये उत्पन्न होता है कि जब सारणी का मान 0 के बराबर हो तो उस केस में फिर क्या होगा? बच्चों, अगर सारणी का मान यहाँ पे 0 के बराबर हो तो इस केस में जो निकाय है वो अव्युत्क्रमणीय तो कहलाएगा ही कहलाएगा। अव्युत्क्रमणीय निकाय तो वो कहलाएगा, लेकिन असंगत या संगत होने के ऊपर इसके लिए आपको थोड़ा सा और परीक्षण करना पड़ेगा। जब भी सारणिक ए का मान 0 तो आप यहां से एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। यहां से हम किसका मान निकालेंगे? एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, और जो आव्यूह बी आपको यहां पर दिया गया है उस आव्यूह बी का आप इस एडजॉइंट ए से गुणा करेंगे। बच्चों ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को। जब आव्यूह ए जो आपने चरों के गुणांकों से जो आव्यूह प्राप्त किया था उसके सारणी का मान अगर 0 के बराबर होता है तो वो निकाय जो होता है वो अव्युत्क्रमणीय तो कहलाता है, लेकिन संगत या असंगत होने के लिए आपको कुछ और परीक्षण यहाँ पे करना पड़ता है। वो परीक्षण क्या होगा? सबसे पहले आप उस आव्यूह के एडजॉइंट का मान निकालेंगे और उसको दिए गए आव्यूह बी से जो है इसको गुणा करेंगे, और एडजॉइंट ए इंटू बी का मान अगर नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब यहाँ पे शून्य आव्यूह से है, यहाँ पे ये शून्य आव्यूह से है, तो एडजॉइंट ए और बी इन दोनों आव्यूहों का जो गुणनफल है वो शून्य आव्यूह के बराबर नहीं आता है, तो इस केस में बच्चों आपका जो निकाय है वो क्या कहलाता है? असंगत निकाय कहलाता है। क्या कहलाएगा यहाँ पे? असंगत निकाय कहलाता है। परंतु बच्चों यहाँ पे यदि एडजॉइंट ए और बी का गुणनफल शून्य आव्यूह के बराबर अगर आ जाए तो इस केस में अनंत हलों के साथ ये संगत निकाय कहलाता है। तो क्या कहलाएगा बच्चों? ये अनंत या असीमित हलों के साथ, अनंत हलों के साथ, अनंत हलों के साथ ये संगत निकाय कहलाता है। ये संगत निकाय कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रहे इस बात का कि जब एडजॉइंट ए को बी से गुणा करने पे शून्य आव्यूह आता है तो यहाँ पे अनंत हल के साथ ये संगत निकाय कहलाएगा, यानी यहाँ पे हलों की संख्या कितनी होगी? अनंत हो सकती है। और इस केस के अंदर जब एडजॉइंट ए को बी से गुणा पे शून्य आव्यूह नहीं आता है तो निकाय जो है वो असंगत निकाय कहलाता है, और इस स्थिति में इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता। इस निकाय का कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, विद्यमान नहीं होता है। तो बच्चों आप यहां से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आपको जो एक समीकरण निकाय, रेखिक समीकरण निकाय दिया गया है वो संगत है या असंगत है, क्योंकि अगर वो संगत है उसी की कंडीशन में आपको वहां पे हल ज्ञात करना पड़ता है। असंगत के केस में आप ना तो अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पे तो इस केस में कोई भी हल विद्यमान होगा भी नहीं। तो बच्चों केवल और केवल आप किसी भी समीकरण निकाय का हल कब प्राप्त कर सकते हैं? जब वो समीकरण निकाय संगत हो या व्युत्क्रमणीय हो। और इसके लिए आपको सिंपल क्या करना होता है? इस आव्यूह ए जो कि चरों के गुणांकों का आव्यूह है, इसके सारणी का मान निकालना होता है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो बच्चों काफी सिंपल है यहाँ पे इसकी थ्योरी। और अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि यहाँ पर
आव्यूह विधि से इस समीकरण निकाय का हल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों मैं साथ ही साथ आपको वो विधि भी यहाँ पे बता देता हूँ किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में अरेंज करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मैं a इनवर्स से गुणा कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे a इनवर्स इंटू ax बराबर में a इनवर्स इंटू में b। किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा किया जाए तो उस केस में बच्चों वो तत्समक आव्यूह में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा i इंटू एक्स बराबर में a इनवर्स b। और किसी भी आव्यूह को अगर मैं तत्समक आव्यूह से गुणा करूं तो वापस वही आव्यूह x आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b। तो बच्चों आव्यूह को, दिए गए समीकरण निकाय को ax बराबर b में लिखने के बाद आप जो इसका हल ज्ञात करने का मतलब यहाँ पे चर राशियाँ x y z का मान ज्ञात करना, और वो किस विधि से ज्ञात करेंगे, इस समीकरण से ज्ञात करेंगे x बराबर a इनवर्स b से। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी आव्यूहों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको यहाँ पे आव्यूह b की आवश्यकता पड़ेगी जो कि अचर राशियों का आव्यूह होगा, और a इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी जो आव्यूह a का व्युत्क्रम होगा। और आव्यूह a का जो व्युत्क्रम है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, ये हमने पीछे की प्रश्नावली में पढ़ा था, बहुत अच्छे से हमने किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला था। तो आव्यूह a का जो व्युत्क्रम होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट से। तो बच्चों इस फॉर्मूले से जो है हम लोग यहाँ पे a इनवर्स यानी इस आव्यूह a का व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे, और जब एक बार a इनवर्स प्राप्त हो जाए तो उसको हम आव्यूह b से गुणा करेंगे, और दोनों आव्यूहों को गुणा करके हम उसकी तुलना यहाँ पे चर राशियों के आव्यूह x से करेंगे, जिससे आपके पास x, y और z तीनों की वैल्यू जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे इसका सिंपल सा प्रोसेस है। मैं एक बार फिर बता दूं कि आव्यूह विधि से हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में अरेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आव्यूह a होगा उसका इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे, और जब a इनवर्स हम प्राप्त कर लेंगे तो उसको हम आव्यूह b से गुणा करेंगे, और दोनों का गुणा करने पर आपको एक स्तंभ आव्यूह ही प्राप्त होने वाला है बच्चों। और ये किसके बराबर होगा, x यानी कि चर राशियों के आव्यूह x y z के बराबर होगा। और दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जब समान करेंगे तो यहाँ से x का मान, y का मान और z का जो मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों काफ़ी आसान यहाँ पर इसकी थ्योरी है। अभी हम लोग इसको जो है व्यवहारिक प्रैक्टिकली तौर के ऊपर करने का प्रयास करेंगे। हम इस पूरी प्रश्नावली के अंतर्गत केवल एक ही विधि आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, और वो है आव्यूह विधि। तो बच्चों सवाल के माध्यम से आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.6 की तरफ। देखिए बच्चों यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 6 प्रकार के समीकरण निकाय दे रखे हैं, और आपको उनको कौन से पार्ट में वर्गीकृत करना है, उनको आपको संगत और असंगत निकाय के रूप में वर्गीकृत करना है कि यहाँ पे जो समीकरण निकाय आपको दिए गए हैं वो संगत है या असंगत है। देखिए बच्चों मैं पहले स्टार्टिंग के 2 पार्ट यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, काफ़ी सिंपल है। संगत या असंगत का रूल मैंने आपको अभी बताया था, और उम्मीद करता हूँ कि वो आपने अच्छे से समझा होगा। अभी आप इसको प्रैक्टिकली तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि दिए गए समीकरण निकाय को आप ax बराबर b के रूप में अरेंज करेंगे, जहां पर a आव्यूह जो होगा वो चर राशियों के गुणांकों का आव्यूह होगा। तो यहाँ पर आव्यूह a क्या बनेगा, चर राशि x और y के जो गुणांक है वो आप यहाँ लिख दीजिए 1 2 2 3। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 2 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे चर राशियों का आव्यूह। अब देखिए बच्चों आप इसके सारणिक का मान निकालेंगे, तो हम जब इसके सारणिक का मान निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आने वाला है, 3 को 1 से गुणा करेंगे यानी कि 3, और -2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो यहाँ पर इस आव्यूह के सारणिक का मान आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, अतः समीकरण निकाय संगत होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे संगत होगा या व्युत्क्रमणीय होगा। और जब एक बार यहाँ पे निकाय संगत या व्युत्क्रमणीय आ जाए बच्चों, तो फिर उस समीकरण निकाय का हल जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। इसको भी हम यहाँ पे ax बराबर b के रूप में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आव्यूह a क्या होगा बच्चों, चर राशियों का आव्यूह। तो इसमें अवयव आएंगे आपके पास 2 -1 1 और +1, और x का मतलब हो जाएगा चर राशियों का आव्यूह यानी कि x और y, और b का मतलब हो गया यहाँ पे 5 और 4 से। तो बच्चों मैंने इस पूरे समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में अरेंज कर दिया,
जहां पर ए अवयव जो है वो आपके पास है 2 - 1 1 और 1 यानी 2 कोटि का वर्ग अवयव। आप इसके भी सारणी का मान निकाल के देख लीजिए। आपके पास आएगा यहाँ पे 2 एका 2 माइनस और 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 तो माइनस माइनस प्लस कुल मिलाकर आएगा 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस केस में भी समीकरण निकाय जो है वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। समीकरण निकाय संगत होगा। तो बच्चों इस केस में भी समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। तो संगत और असंगत को जांच करने के लिए हम यहाँ पे केवल अवयव ए के सारणी का मान निकालेंगे। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है इट मीन्स वो समीकरण निकाय संगत होगा, और अगर 0 के इक्वल आता है तो फिर हम इसको संगत और असंगत के लिए उसके एडजॉइंट का मान निकालेंगे और फर्दर उसकी जो है प्रोसेस को जारी रखेंगे। तो बच्चों अभी हमने इसके 2 पार्ट कर लिए, अभी हम इसके 2 पार्ट और करेंगे। इसी प्रकार बच्चों तीसरे और चौथे पार्ट में भी हम संगत और असंगत में इसको कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इसको ax बराबर b के रूप में अरेंज करेंगे, जहाँ पर अवयव a जो है वो 2 कोटि का वर्ग अवयव होगा। तो चरों के गुणांकों का अवयव यहाँ पर हो जाएगा 1 3 2 और 6, और जब इसकी सारणी का मान हम निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा 6 - 6 यानी आपके पास यहाँ पर आएगा 0। बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसकी सारणी का मान यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये समीकरण निकाय संगत है या असंगत, इसका पता लगाने के लिए अभी आपको इसको आगे और प्रोसेस में लेके आना पड़ेगा। तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एडजॉइंट ए, जैसा कि मैंने रूल में बताया था। तो 2 कोटि के अवयव का एडजॉइंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव को हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे और दूसरे विकर्ण के अवयवों के साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को हम गुणा करने वाले हैं बी से। तो एडजॉइंट ए है आपके पास 6 - 3 -2 और +1, और जो बी है वो हो जाएगा यहाँ पे अचर राशियों का अवयव 5 और 8। क्या होगा यहाँ पे 5 और 8। सोल्व करेंगे तो देखिए बच्चों पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 × 5 = 30 और -8 × 3 = 24। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और उसके बाद में बच्चों आपके पास आएगा यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -10 और +8। तो सोल्व करने पे बच्चों आपके पास आएगा यहाँ पे 6 और -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू नल सेट, यानी कि नल मैट्रिसेज विच इज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिसेज, यानी कि जो कि शून्य अवयव के बराबर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल शून्य अवयव के बराबर नहीं है, अतः बच्चों यहाँ पे समीकरण निकाय असंगत होगा। क्या होगा यहाँ पे, समीकरण निकाय जो है वो असंगत कैटेगरी में माना जाएगा, और यहाँ पे बच्चों इस समीकरण निकाय का कोई भी हल जो है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस केस में देखिए बच्चों यहाँ पे जो अवयव ए दिया हुआ है वो हो जाएगा आपके पास गुणांकों का अवयव, यानी कि 1 1 1, यहाँ पर आएगा 2 3 2, ये हो जाएगा ए और 2a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, आप तीसरी पंक्ति से a को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सारणी का मान निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस अवयव को सारणी के रूप में लिखना होगा, क्योंकि अवयव में से कुछ भी कॉमन लेने का मतलब होता है प्रत्येक पद में से उस पद को बाहर कॉमन लेना। लेकिन मैं यहाँ पे जब सारणिक में से कॉमन लूँगा तो मुझे किसी पर्टिकुलर पंक्ति या पर्टिकुलर स्तंभ से ही कॉमन लेना होगा। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे तीसरी पंक्ति से बाहर ए कॉमन लूँगा, तो अंदर आएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 2 3 2, यहाँ पर आएगा 1 1 और 2। अब देखिए बच्चों हम इसका आगे प्रसार कर देंगे। प्रसार करने पे हम चेक करेंगे कि अपने पास सारणी का मान क्या आएगा। तो 1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो इस 1 के सापेक्ष करेंगे तो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 6 - 2 1 2। उसके बाद में यहाँ पे -1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 - 2, और +1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3। क्या होगा यहाँ पे 2 - 3। तो यहाँ पर आएगा बच्चों a इंटू में 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, 2 में से 3 घटाएंगे -1 और -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बचेगा a विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों से यहाँ पे सारणी का मान जो है वो a आ गया, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये समीकरण निकाय इस केस में संगत होगा। क्या होगा यहाँ पे, समीकरण निकाय संगत होगा।
और यहाँ पे समीकरण निकाय का हल ज्ञात किया जा सकता है, मतलब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पे पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है, मैंने आपको यहाँ पे 4 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। अभी आप यहाँ पे इसकी थ्योरी जो है वो अच्छे से समझिए और यहाँ पर इन दोनों ही क्वेश्चंस के ऊपर अभ्यास कीजिए, तो आपको संगत और असंगत समझ में आ गया होगा। आगे के 2 पार्ट आप भी करने का प्रयास कीजिए, बाकी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा कल के वीडियो में दोनों ही पार्ट्स को सोल्व करेंगे। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।